आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने बीज बिंदु पताका प्रकृति के बारे में पढ़ा। इन्हें ही अर्थ प्रकृति कहते हैं। दश रूपकार धनंजय ने प्रथम प्रकाश में अर्थ प्रकृतियों और उनकी कार्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। आज हम पढ़ रहे हैं कारिका नंबर 27। बीज बिंदु पताकाख्य प्रकृति कार्य लक्षणः अर्थ प्रकृतयः पंचता एताः परिकीर्तिताः। बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य नामक ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ कही गई हैं। अर्थ प्रकृति का क्या अभिप्राय है? अर्थ प्रकृति का अभिप्राय है फल की सिद्धि के उपाय। यहाँ पर अर्थ प्रकृति, यहाँ जो अर्थ शब्द है वो है फल या प्रयोजन का वाचक है, और प्रकृति का मतलब है हेतु या कारण। इस प्रकार से फल की सिद्धि के उपाय को ही अर्थ प्रकृति कहते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कार्य की 5 अवस्थाओं के बारे में। कारिका नंबर 28। अवस्थाः पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ प्रयत्न प्राप्त्यशा नियताप्ति फलागमः। अवस्थाः पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः। यानी कि फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा, फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये हैं कार्य की 5 अवस्थाएं। कार्य कौन करता है? जो फल की इच्छा करता है। किसी लक्ष्य को, प्रयोजन को सफल बनाने के लिए जो कार्य करता है, तो उस लक्ष्य तक, उस फल तक, फल की प्राप्ति तक जाने के लिए 5 प्रकार की कार्य अवस्थाएं बताई गई है। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः, जो फल चाहने वाले, उसको कहा है फलार्थी भी। फल चाहने वाले, फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती है। आरब्धस्य मतलब आरंभ किए गए कार्य की अवस्था पंच, कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। कौन सी है वो अवस्था? कार्य करने के लिए पहले आरंभ करना पड़ता है, फिर यत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नियताप्ति, और 5वीं अवस्था का नाम है फलागम। अंत में फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 5 प्रकार की कार्यावस्थाओं को बताया गया है। अब आगे बताया है उत्सुकता के बारे में। औत्सुक्य मात्र आरंभ फल लाभाय भूयसे। प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए, भूयसे मतलब प्रचुर, फल लाभाय फल की प्राप्ति के लिए, औत्सुक्य मात्र आरंभ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र का होना ही आरंभ कहलाता है। पहली अवस्था को बताया जा रहा है यहाँ कि आरंभ क्या है। कार्य की 5 अवस्थाएं हैं। पहली है आरंभ। तो आरंभ क्या चीज़ है? आरंभ कौन सी अवस्था है? उसको बताया है औत्सुक्य मात्र आरंभ फल लाभाय भूयसे। प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना ही आरंभ कहलाता है। मतलब भाव यह है कि इस कार्य को मैं करूँगा, इस प्रकार निश्चय करना ही आरंभ कहलाता है। अब इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे रत्नावली नाटिका में स्वामी के अभ्युदय के लिए किए गए तथा देव द्वारा हाथ का सहारा दिए गए इस कार्य में आदि कथन के द्वारा वत्सराज उद्यन के कार्य का आरंभ योगेंद्रनारायण मंत्री के मुख से दिखाया गया है, क्योंकि उसके कार्य की सिद्धि किस पर आधारित थी? मंत्री पर। इसलिए मंत्री के मुख से ये वाक्य दिखाया गया है, और यह है कार्य का आरंभ।
अगली कार्यावस्था का नाम है प्रयत्न। आरंभ के बाद में दूसरी कार्यावस्था क्या है? यत्न। देखेंगे कारिका नंबर 30। प्रयत्नस्तु तत्प्राप्तो व्यापारो अतित्वरा अन्वितः। प्रयत्नस्तु तत्प्राप्तो व्यापारो अतित्वरान्वितः। फल के प्राप्त न होने पर प्रयत्नस्तु तत् अप्राप्तो, फल के प्राप्त न होने पर उसके लिए अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है। जब फल प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए अनेक साधनों को जुटाना इत्यादि जो चेष्टाएं की जाती है कि सब कुछ करके भी हमको फल प्राप्त करना है, फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या क्या करना पड़ेगा, उन अनेक साधनों को जुटाना, विशेष प्रकार की चेष्टा करना, ये क्या है? प्रयत्न कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका के दूसरे अंक में सागरिका द्वारा चित्र बनाना इत्यादि वत्सराज उद्यन से मिलने के उपाय हैं। और वो क्या कहती है? तथापि वत्सराज के दर्शन का उपाय नहीं है, इसलिए किसी प्रकार चित्र बनाकर मनचाही करूँगी। तो ये क्या है? उपाय है। वो वत्सराज के दर्शन का कोई उपाय नहीं है तो मैं चित्र बनाकर ही मेरी मनचाही करूँगी। इस प्रकार का कथन जो है वो है प्रयत्न। प्रयत्नस्तु तत्प्राप्तो व्यापारो अतित्वरान्वितः। फल के प्राप्त न होने पर अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है। अब अगली कार्यावस्था का नाम है प्राप्त्याशा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, प्राप्ति की आशा। उसके लिए कारिका नंबर 31 दी गई है। उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। उपायापाय शंकाभ्याम, उपाय के होने और अपाय की शंका। उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फल प्राप्ति की संभावना मात्र होती है वह प्राप्त्याशा कहलाती है। उपाय के होने पर भी विघ्न की शंका होने के कारण जब फल प्राप्ति का एकांतः निश्चित नहीं होता कि फल प्राप्ति हो ही जाएगी, उपाय तो किए हैं लेकिन विघ्न की शंका है, इसलिए फल प्राप्ति हो ही जाएगी, वो पूरी तरह से निश्चित नहीं होता है। अब ऐसी अवस्था को ही प्राप्त्याशा कहते हैं। जैसे कि रत्नावली नाटिका के तृतीय अंक में सागरिका द्वारा वेश परिवर्तन और अभिसरण आदि मिलन के उपाय होने पर वासवदत्ता रूपी विघ्न की शंका इस प्रकार विदूषक के कथन द्वारा दिखाई गई है। क्या कथन दिया है? विदूषक कहते हैं, ऐसा ही है, यदि अकाल की वायु के समान आकर वासवदत्ता इसे बदल न दे। तो यहाँ पर एकांतः निश्चित न की हुई रत्नावली से मिलने की प्राप्ति बताई। मतलब मिलना तो है लेकिन वासवदत्ता आकर इस चीज़ को बिगाड़ न दे। मतलब दोनों बातें हैं, उपाय भी है लेकिन विघ्न की शंका भी है कि वासवदत्ता बीच में न आ जाए। तो फल प्राप्ति की जो संभावना मात्र है उसको कहते हैं प्राप्त्याशा। कार्यावस्था की अगली अवस्था है नियताप्ति। नियताप्ति कारिका नंबर 32 के द्वारा आपको बताया है। अपाया भावतः प्राप्तिर्नियताप्ति ही सुनिश्चिता। विघ्नों के अभाव से, अपाया अभावत, विघ्नों के अभाव से प्राप्तिर्नियताप्ति, फल की निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति कहलाती है। अपाया अभावत प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चिता। विघ्नों के अभाव से फल की निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति कहलाती है।
तो विघ्नों के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितांत निश्चय ही नियताप्ति है कि हमने उपाय किए लेकिन विघ्न थे तो प्राप्ति आशा कहलाती थी, लेकिन अब विघ्न हट गए तो फल प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ऐसी स्थिति को कहते हैं नियताप्ति। इसका उदाहरण बताया है, जैसे कि रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता द्वारा सागरिका को बंदी बना लिए जाने पर क्या कथन आया था? सागरिका कठिनाई से जीवित रहेगी। इस प्रकार आरंभ करके विदूषक राजा से कहता है उपाय क्यों नहीं सोचते, क्योंकि वासवदत्ता ने सागरिका को बंदी बना लिया था, तो सागरिका कठिनाई से जीवित रहेगी। इस प्रकार का आरंभ करके विदूषक ने राजा से कहा उपाय क्यों नहीं सोचते। इसके पश्चात राजा उदयन कहते हैं मित्र, देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अतिरिक्त मुझे कोई उपाय दिखलाई नहीं देता। वो ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि अग्रिम चतुर्थ अंक की कथा का बिंदु है देवी प्रसादन, उसको यहाँ पर उसके द्वारा ही देवी रूपी विघ्न का निवारण हो जाने से निश्चित फल प्राप्ति की सूचना दी गई है कि वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अलावा कोई रास्ता दिखलाई नहीं देता। तो यहाँ पर चौथे अंक की जो कथा का बिंदु है देवी प्रसादन, उसके द्वारा देवी रूपी विघ्न का निवारण हो जाने से निश्चित फल प्राप्ति की सूचना दी गई है। ऐसा हो जाएगा, देवी प्रसन्न हो जाएगी वासवदत्ता तो फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर बताया है। तो फल की प्राप्ति निश्चित होती है तो उसको कहते हैं नियताप्ति। अब कार्यावस्था का अगला पॉइंट है फलागम। 5 प्रकार की कार्यावस्था बताई हैं। कौन कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो अंतिम कार्यावस्था का नाम है फलागम। समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदितः। समग्र फल संपत्ति ही, पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फलागम है। यथोदितः, जैसा कि पहले कहा गया है। जैसे कि रत्नावली नाटिका में उदयन को रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो जाए, यही फलागम की अवस्था है। नाटक का फल क्या है? इसलिए नाटक लिखा गया था कि उदयन को रत्नावली मिल जाए और चक्रवर्ती राजा बन जाए। तो यह फल प्राप्त हो जाना, पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति, उसी को कहते हैं फलागम। तो रत्नावली नाटिका में काम सिद्धि का हेतु रत्नावली समागम का फल है, जो अर्थ सिद्धि के हेतु चक्रवर्तीत्व प्राप्ति से समन्वित है। अतः दोनों के प्राप्त हो जाने पर फल की पूर्णता सिद्धि अर्थात फलागम कहलाता है। तो इस प्रकार से अर्थ प्रकृति और कार्यावस्थाओं दोनों के स्वरूप को बताया। तो स्पष्ट है कि बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ फल सिद्धि के उपाय हैं। यहाँ पे कार्य का मतलब क्या है? नायक का व्यापार। तो फल को लक्ष्य करके किए गए कार्य, जो कार्य मतलब नायक का व्यापार, उसकी 5 अवस्थाएं हैं, जो 5 अवस्थाएं अभी हमने पढ़ी। कौन सी थी 5 अवस्थाएं? वो थी आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। अब आगे हम पढ़ रहे हैं पंच संधियाँ, 5 संधियाँ। अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसंधयः। पहले हम जानेंगे कि संधि का क्या मतलब है। संधि का अर्थ है संधान, मिश्रण, जोड़ना, ठीक ढंग से मिलाना। संधि का मतलब जोड़ देना, संधान करना, मिश्रण करना, मिला देना। तो यहाँ पर किसी रूपक की कथा वस्तु की सुव्यवस्थित योजना का नाम ही संधि है। रूपक में संधि का क्या मतलब है? किसको जोड़ते हैं? तो यहाँ रूपक की कथा वस्तु
को सुव्यवस्थित योजना देना ही संधि कहलाता है। अर्थात कथा वस्तु को विभक्त करके ठीक रूप से संगठित करना ही संधि कहलाता है। अब संधि की 5 अवस्थाएं बताई गई है। कौन सी? अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसंधयः। 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियाँ ही क्रम से मुख इत्यादि 5 संधियाँ बन जाती हैं। 5 अवस्थाएं और 5 अर्थ प्रकृतियाँ, ये दोनों मिलकर 5 प्रकार की संधियाँ बन जाती हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ कौन सी थी? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियों का क्रमशः आरंभ आदि 5 कार्यावस्थाओं के साथ योग होने से क्रमशः आगे जाने पर मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसहति, ये 5 संधियाँ बन जाती हैं। अब हम देखेंगे संधि के बारे में। अंतरेकार्थ संबंध संधि रेखा अन्वये सति। एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि कहलाता है। किसी एक मुख्य प्रयोजन से संबंध रखने वाले कथा भागों का दूसरे एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि है। मुख्य प्रयोजन और दूसरे अवान्तर प्रयोजन दोनों का संबंध होना ही संधि कहलाता है। अब ये संधियाँ कौन सी है? ये संधियाँ हैं 5 प्रकार की पंच संधियाँ। मुख प्रतिमुखे गर्भ सामर्शो उपसहति। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श और उपसहति, ये पंच संधियाँ बताई गई है। तो धनंजय के अनुसार संधि का लक्षण है कि किसी रूपक में कई कथांश होते हैं जिसके अपने अपने प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु वे इतिवृत्त के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते हैं और किसी अवान्तर प्रयोजन के साथ भी उनका संबंध होता है और यही संबंध संधि कहलाता है। अर्थात मुख्य प्रयोजन के साथ अन्वित कथांशों का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से संबंध, उसे क्या कहते हैं? संधि। और ये संधि 5 प्रकार की होती है। तो 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियाँ ही क्रमशः 5 संधियाँ बन जाती है। तो देखेंगे आप कि कौन सी अर्थ प्रकृति और कौन सी कार्यावस्था मिलकर के कौन सी संधि बनती है। देखें, बीज नामक अर्थ प्रकृति आरंभ कार्यावस्था के साथ मिलकर मुख संधि बनती है। बीज प्लस प्रारंभ, उससे क्या बनती है? मुख संधि। दूसरी अर्थ प्रकृति है बिंदु और कार्यावस्था है प्रयत्न। बिंदु और प्रयत्न दोनों मिलकर के जो संधि बनती है उसका नाम है प्रतिमुख संधि। तीसरी अर्थ प्रकृति का नाम है पताका और तीसरी कार्यावस्था है प्राप्त्याशा। तो पताका और प्राप्त्याशा दोनों मिलकर के जिस संधि का निर्माण होता है वो कहलाती है गर्भ संधि। इसी प्रकार से चौथी अर्थ प्रकृति का नाम है प्रकृति और चौथी कार्यावस्था का नाम है नियताप्ति। तो इन दोनों का संबंध प्रकृति प्लस नियताप्ति से क्या बन गया? अवमर्श संधि। पांचवी अर्थ प्रकृति का नाम है कार्य और पांचवी कार्यावस्था का नाम है फलागम। कार्य और फलागम दोनों के संबंध से पांचवी संधि निर्मित होती है, उसका नाम है उपसहति। इस प्रकार से 5 प्रकार की संधियाँ बताई है: मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि और उपसहति। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ और 5 प्रकार की कार्यावस्थाएँ हैं। इन अर्थ प्रकृतियों और कार्यावस्थाओं के संबंध से, उनकी संधि से जो संधि पंच संधियाँ निर्मित होती है
उनको हमने देखा। ये बीज और आरंभ मुख्य संधि, बिंदु और प्रयत्न प्रतिमुख संधि, पताका और प्राप्त्याशा गर्भ संधि, प्रक्रिया और नियताप्ति अवमर्श संधि और कार्य और फलागम के द्वारा उपसंहति का निर्माण होता है। अब आज बस इतना ही। धन्यवाद।